साल है 2025 और मैं चांद पर अकेला इंसान हूँ। मेरा मिशन, जिसका नाम आर्टेमिस सोलो था, कागज पर काफी आसान लग रहा था। मुझे एक खास जियोलॉजिकल सैंपल लाना था, एक ऐसा पत्थर जिसमें चांद के पुराने ज्वालामुखी के राज छिपे होने का अंदेशा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मेरी लैंडिंग साइट थी, एक विशाल शांत मैदान जो ग्रे धूल और बिखरे हुए क्रेटर्स से भरा था। यहाँ की खामोशी धरती पर किसी भी चीज से अलग है। ये एक गहरी, भारी खामोशी है जो चारों तरफ से दबाती है। एक ऐसी खामोशी जो इतनी पूरी है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी अपनी आवाज हो। धरती काले आसमान में एक चमकते नीले पत्थर की तरह लटकी हुई है। उस हलचल भरी, शोरगुल वाली दुनिया की दूर की याद दिलाती है जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। कई दिनों से यही मेरी हकीकत रही है। बस मैं, मेरा लैंडर और चांद की सतह का अंतहीन शांत फैलाव। मेरे जूते बारीक पाउडर वाली रेगोलिथ में धीरे से चरमराते थे। लाखों मील तक यही एक आवाज थी। इस अछूती जगह पर हर कदम जानबूझकर लगभग पवित्र लगता था। नासा ने मुझे इस अकेलेपन के लिए सालों तक ट्रेनिंग दी थी। मुझे अपनी कंपनी में आराम खोजना और पूरी तरह से मिशन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया था। जिस पत्थर को मैं ढूंढ रहा था, जिसे घर पर जियोलॉजिस्टों ने हेलेनाज हार्ट नाम दिया था, वह एक छोटे साधारण क्रेटर के पास था। जैसे ही मैं चला, मेरी सांस मेरे हेलमेट के अंदर जम गई। एक लयबद्ध, मैकेनिकल आवाज जो मेरी लगातार साथी बन गई। अकेलापन डरावना नहीं था, बल्कि यह अजीब तरह से शांतिपूर्ण था। ब्रह्मांड के भव्य रंगमंच में अपने विचारों के साथ सचमुच अकेले रहने का एक मौका था। खोज व्यवस्थित थी, एक ग्रिड पैटर्न जिसका मैंने सिमुलेशन में अनगिनत बार अभ्यास किया था। बाएं, आगे, स्कैन, दोहराना। हर पत्थर तेज, बिना फिल्टर वाली सूरज की रोशनी में दूसरे पत्थर जैसा ही दिखता था। परछाइयां लंबी और तेज किनारों वाली थी, जो अत्यधिक विरोधाभासों की दुनिया बनाती थी। चकाचौंध करने वाली रोशनी और पूर्ण अंधकार साथ साथ मौजूद थे। मेरा सूट, इंजीनियरिंग का एक कमाल, मुझे वैक्यूम और अत्यधिक तापमान से बचाता था, लेकिन यह मुझे अपनी छोटी सी होने की भारी भावना से नहीं बचा सकता था। मैं भव्य वीरानगी के एक सागर में जीवन का एक छोटा सा धब्बा था, एक ऐसे दायरे में एक आगंतुक जहां समय खुद रुका हुआ लगता था, कुछ होने का इंतजार कर रहा था। मुझे एक उद्देश्य की भावना महसूस हुई, हर उस खोजकर्ता से जुड़ाव जिसने कभी अज्ञात में कदम रखा था। चांद सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं था, यह एक चुनौती था, मानवीय जिज्ञासा का एक प्रमाण था। मेरी चेकलिस्ट मेरे सूट के कलाई डिस्प्ले में लगी हुई थी, कार्यों की एक आरामदायक सूची जो मुझे अनंतता के सामने जमीन से जोड़ती थी। क्रेटर ढूंढो, विशेष परत का पता लगाओ, सैंपल इकट्ठा करो। हर पूरा किया गया आइटम विशाल खालीपन के खिलाफ एक छोटी जीत थी। अकेले होने की भावना बोझ नहीं, बल्कि एक सौभाग्य था। अस्तित्व पर एक अनोखा नजरिया जिसे कुछ ही लोग अनुभव कर पाते। खामोशी मेरा साथी थी, तारे मेरे दर्शक थे और मिशन मेरा मार्गदर्शक था। मेरी एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मिशन के परफेक्ट प्रेडिक्टेबल पैटर्न को तोड़ दिया। मैं डेजिग्नेटेड क्रेटर की तरफ BRH रहा था। मेरी आंखें जमीन पर हेलेनाज हार्ट की पहचान करने वाली चमक ढूंढ रही थीं। तभी मैंने उन्हें देखा। पहले तो मैंने उन्हें रोशनी का धोखा समझा, एक परछाई जो मेरे थके हुए दिमाग के साथ खेल रही थी। लेकिन जैसे ही मैं करीब आया, इसमें कोई शक नहीं था कि वे क्या थे। वे पद चिन्ह थे, मेरे अपने जूतों के जाने पहचाने पैटर्न नहीं, बल्कि एक और सेट जो मेरे लैंडर से दूर और उसी क्रेटर की तरफ जा रहे थे जहां मैं जा रहा था। मेरा दिल, जो एक धीमी स्थिर लय में धड़क रहा था, अचानक एक फंसे हुए पक्षी की तरह मेरी पसलियों से टकराने लगा। मैं अपनी जगह पर रुक गया। मेरा दिमाग एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए तेजी से दौड़ रहा था। यह नामुमकिन था। चांद पर आखिरी मैन मिशन 15 साल पहले हुआ था और वह इस जगह से सैकड़ों मील दूर उतरा था। कोई और मिशन शेड्यूल नहीं था। मैं पूरी तरह से एकदम अकेला था। मैंने अपने सूट की टेलीमेट्री चेक की। आधा उम्मीद कर रहा था कि कोई सिस्टम खराबी होगी, एक हेलुसिनेशन जो खराब ऑक्सीजन मिक्स की वजह से हुआ होगा। लेकिन सभी सिस्टम हरे थे, पद चिन्ह असली थे। वे अछूती धूल में साफ और अलग थे, जैसे अभी अभी बने हों।
वे बिल्कुल उसी साइज और शेप के थे जैसे मेरे पहने हुए स्टैंडर्ड इश्यू नासा के जूते थे। एक ठंडी बेचैनी मुझ पर छा गई, एक ऐसी भावना जिसका स्पेस मिशन के स्टरलाइल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कोई जगह नहीं थी। ये ट्रैक किसने बनाए होंगे? मेरी जानकारी के बिना चांद पर किसी दूसरे इंसान की बात बेतुकी थी। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा राज होगा। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और क्षितिज को स्कैन किया। किसी दूसरे लैंडर, किसी दूसरे वाहन, किसी दूसरी आत्मा के किसी भी निशान की तलाश में कुछ नहीं था। केवल शांत ग्रे मैदान और अंतहीन काला आसमान। पद चिन्ह ही एकमात्र सबूत थे कि मैं वास्तव में अकेला नहीं था। वे प्राचीन धूल में खुदी हुई एक शांत, अकथनीय पहेली थे। मेरी ट्रेनिंग ने मुझे चीख चीख कर कहा कि तुरंत मिशन कंट्रोल को इसकी रिपोर्ट दो। यह योजना से एक विचलन था, उच्चतम क्रम की एक असामान्यता, लेकिन एक गहरी, अधिक मौलिक वृत्ति ने कब्जा कर लिया, जिज्ञासा। मुझे जानना था कि ये प्रिंट किसने बनाए थे। मुझे देखना था कि वे कहाँ गए थे। प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करते हुए मैंने उनका पीछा करने का फैसला किया। मेरे हर कदम ने मेरे अपने जूते को रहस्यमय ट्रैक्स के ठीक बगल में रखा, जिससे अज्ञात में एक समानांतर रास्ता बन गया। चांद की खामोशी अब शांतिपूर्ण नहीं लगती थी, वह अब चौकस लगती थी, जैसे वीरान लैंडस्केप खुद अपनी सांस रोके हुए था, मुझे अपना राज बताने का इंतजार कर रहा था। पटचिह्नों का निशान मुझे सीधे छोटे क्रेटर के किनारे तक ले गया, जैसा कि मेरे मिशन प्लान में बताया गया था। वहां अपनी पीठ मेरी तरफ किए एक आकृति थी। वह एक एस्ट्रोनॉट था। उसने मेरे सूट जैसा ही स्पेस सूट पहना हुआ था। कंधे पर नासा का पैच और जूतों पर खराश के निशान भी हूबहू मेरे जैसे थे। वह आकृति थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे जमीन पर कुछ देख रही हो, और उसके हाथ में एक पत्थर इकट्ठा करने वाला बैग था, जो मेरे बेल्ट से लगे बैग के मॉडल जैसा ही था। भ्रम और अविश्वास की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मेरा शुरुआती डर सवालों की लहर में बदल गया। क्या यह कोई रेस्क्यू मिशन था जिसके बारे में मुझे बताया नहीं गया था? कोई गुप्त सैन्य ऑपरेशन, या क्या मैं किसी तरह अपना दिमाग खो चुका था? हेलो, मैंने कहा। मेरी आवाज रेडियो पर चरमरा रही थी, खामोशी में असामान्य रूप से तेज लग रही थी। मैं आर्टेमिस सोलो का कमांडर एलेक्स फोरमैन हूं, अपनी पहचान बताओ। कोई जवाब नहीं आया। वह आकृति पूरी तरह से स्थिर रही, मेरी मौजूदगी से अनजान लग रही थी। मैंने फिर कोशिश की। इस बार मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा तेज थी। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हारी पोजीशन की तरफ आ रहा हूं, कृपया जवाब दो। फिर भी कुछ नहीं, केवल खुले चैनल पर स्टैटिक की हल्की फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शब्द वैक्यूम में निगल लिए जा रहे थे, इससे पहले कि वे दूसरे एस्ट्रोनॉट तक पहुंच पाते। मैं धीरे धीरे उस आकृति की तरफ चलने लगा। मेरा हाथ मेरे सूट पर इमरजेंसी बीकन पर था। जैसे जैसे मैं नजदीक आया, एक अजीब सा डर मुझ पर हावी होने लगा। दूसरे एस्ट्रोनॉट का स्थिर होना अप्राकृतिक था। ये काम में लगे किसी प्रोफेशनल की केंद्रित स्थिरता नहीं थी, ये एक मूर्ति की अजीब पूर्ण स्थिरता थी। मैं अब बस कुछ ही फीट दूर था, इतना करीब कि दूसरे के पॉलिश किए हुए वाइजर में अपने हेलमेट का प्रतिबिंब देख सकूं। मेरी अपनी आती हुई आकृति मुझ में वापस दिख रही थी, विशाल चांद की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक विकृत अकेला चेहरा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने एक दस्ताने वाला हाथ बढ़ाया। उस आकृति के कंधे को छूने का इरादा था, ताकि हमारे बीच छाई खामोशी का जादू टूट जाए। जैसे ही मेरी उंगलियां छूने वाली थीं, वह आकृति सीधी हुई और धीरे धीरे मुड़ गई। हरकत तरल थी, फिर भी बेचैन करने वाली जानबूझकर की गई थी। मेरी सांस अटक गई और दुनिया अपनी धुरी पर झुकती हुई लगी। साफ वाइजर के पीछे से मुझे अपना ही चेहरा घूर रहा था। ये प्रतिबिंब नहीं था, ये दूसरा मैं था। वही काले बाल, आंखों के चारों ओर एकाग्रता की वही रेखाएं, बाईं भौं के ऊपर वही छोटा सा निशान, और उन आंखों में मैंने बिल्कुल वही भाव देखा जो मुझे अपने ही चेहरे पर महसूस हो रहा था। शुद्ध, मिलावट रहित डार। हम एक दूसरे को घूरते रहे, दो एक जैसे प्राणी, असंभव पहचान के एक पल में फंसे हुए। इससे पहले कि मैं उस असंभव नजारे को समझ पाता, इससे पहले कि मैं चीख पाता या भाग पाता या सोच भी पाता, मेरे सामने वाली आकृति ने कुछ ऐसा किया जिसने भौतिकी और तर्क के सभी नियमों को धता बता दिया।
उसके चेहरे पर डर का भाव जमा रहा, मेरे अपने सदमे का एक सटीक आईना। फिर बिना आवाज के वह डूबने लगी। वह गिरी नहीं या गिरी नहीं, वह बस चांद की ठोस जमीन में उतरने लगी जैसे वह दलदल हो। ग्रे रेगोलिथ ने उसे पूरा निगल लिया, पहले जूते, फिर पैर, फिर धड़, जब तक कि सिर्फ हेलमेट ही नहीं बचा। आखिरी दिल दहला देने वाले सेकंड के लिए मेरा अपना डारा हुआ चेहरा चांद की धूल से मुझे घूरता रहा, इससे पहले कि वह भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। सतह चिकनी और बिना डिस्टर्ब किए हुए रह गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। मैं जमा हुआ खड़ा रहा, उस खाली जगह को घूरता रहा। मेरा दिमाग यह मानने से इनकार कर रहा था कि मेरी आंखों ने अभी अभी क्या देखा था। पदचिह्न गायब हो गए थे, दूसरा एस्ट्रोनॉट गायब हो गया था। मैं फिर से अकेला था, लेकिन यह एहसास अब पूरी तरह से अलग था। शांतिपूर्ण अकेलापन टूट गया था, उसकी जगह एक गहरा और भयानक अनिश्चितता आ गई थी। मैंने अपने हाथों, अपने सूट को देखा और फिर हेलमेट के जरिए अपने चेहरे को छुआ। आधा उम्मीद कर रहा था कि मैं ही वह हूँ जो असली नहीं था। क्या यह एक भ्रम था, कॉस्मिक किरणों और अकेलेपन से खेला गया एक खेल, या क्या मैंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा था जो मानवीय समझ से कहीं परे था? मेरा मिशन भूल गया था। दुर्लभ पत्थर, हेलेनाज हार्ट, अब महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। मैं अपने लैंडर की तरफ लड़खड़ाता हुआ वापस गया। मेरी निगाहें लगातार मेरे कंधे पर घूम रही थी। आधा उम्मीद कर रहा था कि वह आकृति फिर से दिखाई देगी। चांद अब एक मृत, उजाड़ पत्थर जैसा नहीं लगता था, वह जिंदा महसूस होता था, रहस्यों और छिपी हुई संभावनाओं से भरा हुआ था जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता था। मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या यह जगह किसी प्रकार का चौराहा थी, एक बिंदु जहां अलग अलग हकीकतें एक दूसरे पर ओवरलैप और इंटरसेक्ट कर सकती थी। शायद चांद पर, उसकी शाश्वत खामोशी में, एक व्यक्ति सचमुच समय या वैकल्पिक आयामों के गलियारों से आते जाते खुद से मिल सकता था। अपने लैंडर की सुरक्षा में वापस, मेरी खिड़की में नीली धरती लटकी हुई थी। मुझे एक सवाल सता रहा है, जो आकृति मैंने देखी वह हर डिटेल में मैं ही थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन क्या वह सचमुच मैं ही था? क्या यह मेरे भविष्य का भूत था या किसी दूसरी हकीकत की गूंज? इस अनुभव ने उस नींव को ही हिला दिया है जो मैं ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में जानता था। ये मुझे एक अनसुलझा, अनुत्तरित विचार देता है जिसे मैं धरती पर वापस ले जाऊंगा। अगर आप चांद के शांत मैदानों में खुद से मिलते हैं तो क्या वह सचमुच आप ही हैं या कोई और है जो